नमस्कार। साहित्य, कला और संस्कृति की पहली ऑनलाइन वीडियो पत्रिका ताना बाना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, मौका परस्ती केवल सियासत में नहीं होती, रचना संसार में भी इसको बखूबी देखा जा सकता है। अवसरों के लिए लेखक पत्रकार कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। वे विचारों को त्याग देते हैं, सिद्धांतों की बलि चढ़ा देते हैं। इनामों कराम के लिए छटपटाते अगर रचनाकारों को आप देखेंगे तो लगेगा कि वे दल बदलू नेताओं को भी मात दे सकते हैं। रचनात्मक संसार के इस छद्म को परखते हुए पेश है आज का ताना बाना। ताना बाना में आज आप देखेंगे स्त्री और पुरुषों की प्रेम कविताओं में क्या फ़र्क है। इस मुद्दे पर एक बहस में हिस्सा ले रहे हैं सुधीर सक्सेना, नीरज दहिया और डॉक्टर अनामिका अनु। जाने माने कवि और संस्कृति कर्मी अशोक वाजपेयी अपने स्तंभ दूसरी आवाज़ में प्रश्न कर रहे हैं कि वैष्णव जन किन्हें माना जाए। सुपरिचित व्यंग्यकार ज्ञान चतुर्वेदी का व्यंग्य स्तंभ ना काहू से बैर में आज कुछ ऊटपटांग से निकली उपमाएं होंगी। और अंत में देखेंगे बर्तोल्त ब्रेस्ट की कविताओं पर उज्ज्वल भट्टाचार्य की श्रृंखला की पहली कड़ी। प्रेम एक सार्वजनीन सत्य भले हो, मगर हर व्यक्ति उसे अलग ढंग से महसूस करता है और व्यक्त भी करता है। प्रेम की अनुभूति सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि पर भी निर्भर करती है, क्योंकि इन्हीं आधारों पर व्यक्ति की मनोभूमि तैयार होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या प्रेम कविताओं के मामले में स्त्री और पुरुषों में कोई फर्क होता है? उस फर्क को चिन्हित और रेखांकित किया जा सकता है? आज की बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और इसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ 3 वरिष्ठ रचनाकार जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं सुधीर सक्सेना, डॉक्टर अनामिका अनु और डॉक्टर नीरज दहिया। कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। सुधीर जी, सबसे पहली टिप्पणी मैं आपकी चाहता हूं। हर व्यक्ति के अंदर प्रेम का परिमाण अलग अलग होता है, तो जाहिर है कि अभिव्यक्तियां भी अलग अलग होती होंगी। लेकिन क्या हम प्रेम की अभिव्यक्ति को कविताओं में स्त्री और पुरुष में विभाजित करके देख सकते हैं? इस तरह का कोई विभेद नजर आता है क्या? देखिए, कविता या साहित्य की किसी भी विधा को स्त्री और पुरुष के लैंगिक विभाजन के स्तर पर देखा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कविता कविता ही होती है अंततः। लेकिन एक विभाजन का तरीका है कि उसके जरिए हम चीजों में विभेद या उनके गुणवत्ता या उनके कंटेंट पे बेहतर तरीके से बात कर सकते हैं। इसलिए इसको एक जरिया माना जाए कि प्रेम कविताओं में स्त्री और पुरुष के स्वर में क्या भेद है, इंटेंसिटी किसकी ज्यादा है और कंटेंट के स्तर पर वे किस तरह एक दूसरे से अपने को अलगाते हैं। देखिए, कविता में जैसे कि मोना गुलाटी या मणिका मोहिनी का स्वर आया तो 8वें दशक की बात करें, जबकि कविता में लीलाधर जगूड़ी, धूमिल, राजेश जोशी, नरेन जैन, वेणुगोपाल तमाम कवि उभर के आए थे। तब हिंदी की प्रेम कविता की धारा जिसे हम कहें, उसमें कोई बहुत सशक्त स्त्री स्वर याद नहीं पड़ता है। उसके बाद के दशक में कात्यायनी और अनामिका जैसी कवित्री आई, और लेकिन आज हम समकाल की बात करें तो प्रेम कविता के परिदृश्य में कवित्रियों की उपस्थिति, संख्या और स्वर और विविधता तीनों दृष्टियों से पुरुषों से कहीं अधिक, कहीं बेहतर और कहीं अधिक स्वागतीय है। आज की तारीख में प्रेम कविता के परिदृश्य में जहां पुरुषों में आप निरंजन श्रोत्री या अविनाश या कुछ अन्य कवियों का नाम ले सकते हैं, वहीं कवित्रियों में अनामिका अनु हमारे बीच मौजूद हैं। उसके अलावा बाबूशाह कोहली, सपना भट्ट, श्रुति गौतम, ज्योति, पल्लवी त्रिवेदी, सुलोचना, लवली गोस्वामी, यशस्विनी पांडे, इस तरह एक लंबी चमकीली कतार है जो प्रेम कविताओं की धारा को न सिर्फ आगे बढ़ा रही हैं, बल्कि उन्होंने प्रेम कविताओं को एक तरह से नाभिकीय महत्ता दी है। और जबलपुर की बाबूशाह कोहली ने तो प्रेम कविता के क्षेत्र में एक लंबी कविता भी लिखी है, ब्रेक अप, जिसकी काफी चर्चा हुई है। इस तरह की बहुत सारी कविताएं हैं। पुरुष स्वर भी उभर के आए हैं, लेकिन पुरुष स्वर में जहां दैहिक संवाद ज्यादा है या लालसा
या स्त्री की चाहना ज्यादा है, वहीं स्त्रियों की बात करें हम तो उनकी इंटेंसिटी, उनका इंटीमेट और उनका चीजों को कहने का और छोटी छोटी चीजों के जरिए अपनी बातों को कहने का जो अंदाज है वो बहुत आकर्षित करता है। मुकेश जी। नीरज जी, क्या स्त्री और पुरुष के प्रेम का तरीका अलग होता है? प्रेम की अभिव्यक्ति अलग होती है, इसलिए कविताओं में भी वो फर्क हमें नजर आता है। जी जी मुकेश जी, आपने इस मंच पर मुझे आमंत्रित किया, सबसे पहले मैं उसके लिए आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। कविता के बारे में जिस प्रकार हमारे आदरणीय कवि सुधीर जी ने कहा कि इस प्रकार का विभेद जो है नहीं होना चाहिए, नहीं करते हैं, लेकिन एक नजरिया यह भी है कि इन पूरी कविताओं को एक विषयगत या स्त्री पुरुष के दो विभेद करके देखे जाएं तो उसमें क्या हर्ज है। देखने का ये एक नजरिया हो सकता है और होना भी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि स्त्रियों का जो लेखन है वो न केवल हिंदी बल्कि भारतीय भाषाओं में भी बहुत कम हुआ है। अगर मैं राजस्थानी भाषा की बात करता हूं तो मैंने राजस्थानी प्रेम कविताओं का एक संपादित संग्रह निकाला हिंदी में अनुदित कविताओं का। उसमें महिला रचनाकारों की उपस्थिति बहुत कम है। तो ऐसे में किसी रचनाकार को उसकी रचनाओं को देखते हुए प्रेम कवि या इस प्रकार का कह देना मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी होगी। जिस प्रकार कुछ नामों को हम बांट देते हैं कि ये इस प्रकार के कवि हैं। कवि अपने काव्य के विभिन्न दौर में अलग अलग प्रकार की कविताएं लिखता है और अलग अलग भावभूमि में अलग प्रकार की जो रचनाएं होती है वो आगे चलकर उसका एक स्वरूप निर्धारित करती है। हम उदाहरण लेते हैं, हमारे बीच में हमारे कवि है सुधीर सक्सेना जी, उनका एक संग्रह है रात जब चंद्रमा बजाता है बांसुरी, प्रेम कविताओं का संग्रह है। लेकिन उसके बाद बहुत सारे कविताओं में परिवर्तन है, लंबी कविताएं हैं, व्यक्तिपरक कविताएं हैं, मित्रों पर कविताएं हैं, शहरों पे कविताएं हैं, इतिहास पे कविताएं हैं। तो निश्चित रूप से किसी एक कवि को किसी एक भाव या केंद्रीय जी हम किसी कवि को किसी एक को उसमें दर्ज नहीं कर रहे, लेकिन जो कविताएं प्रेम पर लिखी गई हैं पुरुष कवियों द्वारा या स्त्री कवियों द्वारा, उनमें क्या फर्क देखते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं इसी बात पे आता हूं कि इसमें अंतर जो है कवि के दृष्टिकोण में, उसकी भावभूमि में, उसकी मन स्थिति में अंतर है। जो प्रवृत्ति है दोनों की, जब प्रकृति ने स्त्री और पुरुष दो मुझे लगता है नीरज जी के कनेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम है। मैं आपके पास आ रहा हूं डॉक्टर अनामिका, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? पिछले एक दशक में स्त्री कविता बहुत तेजी से उभरी है, उसमें स्त्रियों की शिरकत बहुत बढ़ी है और कविताओं के बहुत सारे पक्ष भी खुलकर आए हैं। लेकिन जहां तक प्रेम की बात करें तो स्त्री कवियत्री प्रेम को कैसे व्यक्त कर रही है? क्या जो पुरुष कर रहे हैं उससे कोई फर्क दिखाई देता आपको उसके कंटेंट में, उसके प्रस्तुति में? जी, स्त्री और पुरुष की प्रेम कविताओं में अंतर तो दिखाई पड़ता है। पुरुष की प्रेम कविताओं में स्त्री देह का निवेश जितना हुआ है, स्त्री की प्रेम कविताओं में पुरुष देह का वह निवेश नहीं है। स्त्री इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं कि एक ही इकोसिस्टम में दो लोगों को के साथ दो अलग तरह के बर्ताव अगर किए जाएं, इनपुट अलग तरह का दिया जाए तो प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट भी अलग होगा। तो जिस तरह से एक इकोसिस्टम ने दो लोगों के साथ दो भिन्न व्यवहार किए हैं, तो उसके आउटपुट में निकली चीज़ों में ये सूक्ष्म आवृत्तियों के साथ दिखती हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि प्रेम कविता लिखते वक्त पुरुष ने स्त्री देह के लिए जितनी तरह के उपमा अलंकारों का इस्तेमाल बहुत लंबी समय से किया है, स्त्रियों ने जब प्रेम कविताएं लिखनी शुरू की तो उन्होंने केंद्र में मनुष्यता रखी, उन्होंने केंद्र में देह नहीं रखा। जब वह प्रेम की अभिव्यक्ति कर रही है तो उसमें यथार्थ के पुटाएं,
इससे क्या हुआ कि इनकी प्रेम कविताओं में लैंगिक स्वर भी उभर कर आए। ये विमर्श की कविताएं कहलाने लगी, जबकि ये यथार्थ की कविताएं थीं और प्रेम को महसूसने समझने की उनकी अपनी दार्शनिक और वैचारिकी से उभर कर आई थी। तो केंद्र बदल जाने से कविता के अवयव बदलते हैं और उनकी प्रखरता में, जो पुरुष की कविताओं में जो प्रखर स्वर था, जो केंद्र में उनका जो विषय था वो प्रखर हुआ, और स्त्रियों में मनुष्यता थी केंद्र में, देह नहीं था। प्रेम के क्रम में देह स्वतः आया। उनकी भी प्रेम कविताओं में उसका आविर्भाव होता है, लेकिन चूंकि केंद्र में मनुष्यता है और करुणा और सहिष्णुता है, तो एक नया आयाम जरूर खुलता है उनकी कविता। जी, तो सुधीर जी, हम लोग पहले जो पुराने कवि रहे हैं उनकी कविताओं में अक्सर हम नक्शिक वर्णन पाते रहे हैं। स्त्रियों की देह पर उनकी दृष्टि ज्यादा रही है, उसके मन को टटोलने की कोशिश उसमें नहीं रही है। तो जैसा आपने भी कहा पहले कि पुरुष कवियों में एक लालसा दिखाई पड़ती है, और स्त्री कवि क्या देह से भागती है, देह के बारे में उतनी बात नहीं करना चाहती है, खास तौर से पुरुष देह के बारे में? जी जी, क्या आपसे मुकेश सवाल जी, है। आप मुझसे? जी 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 देखिए, मैंने जैसा कि पहले कहा, पुरुष कवियों की कविताओं में स्त्री देह प्रायः, सर्वत्र नहीं, प्रायः केंद्र में रही है, और उन्होंने दैहिक विमर्श ज्यादा किया है। देह से मुक्ति वहां कम है बनिस्बत कवित्रियों के। मैं 2-3 उदाहरण आपको देना चाहूंगा। जैसे कि मैंने बबूशा कोहली का उल्लेख किया, उनकी कविता का एक टुकड़ा मैं पेश कर रहा हूं। हम हर जगह पहुंच जाना चाहते हैं कि जैसे तीर्थ पर निकले हों, छूट न जाए कोई दे, इश्क रूठ न जाए, हर मंदिर का पंचामृत चखना चाहते हैं, हर गुरुद्वारे पर मत्था टेकना चाहते हैं। या फिर एक कविता की पंक्तियां हैं, उसकी कमीज से प्रेम करती रही मैं, उसकी कमीज से प्रेम करती रही मैं, पसीने की तरह उसकी देह से फूटती हुई। ये बबूशा की पंक्तियां हैं। या वो एक कहती हैं, मैं उसके अजन्मे बच्चे से प्रेम करती रही, मैं उसके अजन्मे बच्चे से प्रेम करती रही। तो ये जो प्रेम की इंटेंसिटी है, ये जो उद्दाम उसमें गहराई है, ये है। इसी के बरक्स आप देखिए, मैं विमल कुमार की और एक दो बहुत छोटी छोटी पंक्तियां कोट करना चाहूंगा। विमल कुमार बहुत प्रेमाकुल कवि हैं। वो कहते हैं कविता में, और उनके संकलन का शीर्षक भी है, एक चुंबन की जटिल कथा। ये विमल कुमार के कविता संकलन का शीर्षक है। तो कविता है, हर किसी को दरकार है अपने जीवन में एक चुंबन की, हर किसी को दरकार है अपने जीवन में एक चुंबन की, पर सबको मिलता कहाँ है ये क्षण। अब एक इसके आगे अरुण देव ने बड़ी खूबसूरत प्रेम कविताएं लिखी हैं। तो अरुण देव कहते हैं, अगर खोट हो मेरे प्रेम में तो कट जाए मेरी जीभ, अगर खोट हो मेरे प्रेम में तो कट जाए मेरी जीभ। और यही अरुण देव कहते हैं, अगर मैं गिरा तो प्रेम में गिरा, अगर मैं गिरा तो प्रेम में गिरा, झुका तो सामने प्रेम खड़ा था, अगर मैं नालायक था तो इसलिए कि प्रेम के लायक बन सकूं, अगर मैं नालायक था तो इसलिए कि प्रेम के लायक बन सकूं। तो ये जो फर्क है स्त्री कवियों और पुरुष कवियों के कहन में, जैसे कि ज्योति कहती हैं, जितना बांधा गया उतना खुला, मन एक पुरुष का अहम था कुछ और न था, जितना बांधा गया उतना खुला, मन एक पुरुष का अहम था कुछ और न था, अभिसार की वेला तुम्हारे मुख से आई, मेरे मुख में भाषा ऐसी थी जैसे मिस्री की डली। जी, या सुधीर जी,
सुधीर जी, तो इन ये कविताओं जो के कहने आधार पर आपने कैसे कैसे फर्क किया है कि जो पुरुष कवि हैं वो क्या लिख रहे हैं, उनके मन में क्या है, जो इस कवियत्री हैं उनके मन में क्या है, वो क्या लिख रही हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि पुरुष कवियों की कविताओं में जो उन्होंने प्रेम कविताएं लिखी हैं उसमें लैंगिक विमर्श ज्यादा है, स्त्री की देह की चाह ज्यादा है, जबकि स्त्रियों में देह से मुक्त होकर वो प्रेम की भावनाओं और उद्दाम आयोग को व्यक्त करती है। बहुत मोटे तौर पे जो फर्क है जो मुझे नजर आता है, जी हो सकता है कि अनु जी या अन्य उससे सहमत हो या असहमत हो। जी, नीरज जी, क्या आपको लगता है कि पुरुष तो खैर लगातार देह की बात करता रहा स्त्री में, लेकिन स्त्री दूसरी परिस्थितियों से निकली है और हमारे समाज का जो ढांचा है उसमें अगर स्त्री देह की बात करने लगे तो उसमें तमाम तरह के लांछन भी लगने लगे। तो क्या स्त्री कवियत्री आमतौर पर देह की बात नहीं करती हैं, मन की बात करती हैं और प्रेम की उन आध्यात्मिकता की तरफ ज्यादा उनका रुझान होता है? जी, ये जो चर्चा चल रही थी, किसी कारणवश मैं डिस्कनेक्ट हो गया। ये नई तकनीक है। आपकी जी जी जो बात है वो स्त्री और पुरुष के संदर्भ में विषयगत बात है और साथ ही साथ में देह संबंधों के बारे में बात है। तो कोई भी रचना जब स्त्री करती है तो निश्चित रूप से उसके पाठक, उसके मित्र, आलोचक, परिवार के जन जो है, सुधी जन है, वो अक्सर उसे उसके व्यक्तिगत जीवन से जोड़ने का प्रयास करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। आप जो संकेत कर रहे हैं वो सीधा सीधा संकेत ये मिलता है, लेकिन मूल बात जो है प्रेम की है। तो प्रेम जो है कितने लंबे समय से जो हमारी भारतीय कविता यात्रा है, हिंदी कविता में आदिकाल, मध्यकाल, भक्तिकाल, जितने भी समय दौर रहे कविता के, उसमें प्रेम कहीं न कहीं रहा, केंद्रीय भूमिका के रूप में रहा, उसका स्वरूप बदलता गया। अब आज जो प्रेम लिखा जा रहा है, जो व्यंजित हो रहा है, उसमें नया क्या है? वो नया अनुभव और अनुभूति है। भले वो स्त्री लिखे या पुरुष लिखे, दोनों के लिखने में जो अनुभूति है, वो अनुभूति की सघनता किसी पाठक को, किसी आलोचक को वो तभी महसूस हो सकती है, तभी जान सकता है जब वो उस अनुभूति से गुजरे। तो निश्चित रूप से प्रेम कविता में सबसे सबल पक्ष ये है कि किसी कविता को पढ़कर, भले वो स्त्री की हो, पुरुष की हो, इस प्रकार का जो नजरिया है, आपने इस नई चर्चा को आरंभ किया, निश्चित रूप से इस प्रकार का बहुत सैद्धांतिक या बहुत गूढ़ दृष्टिकोण विकसित नहीं हुआ है। इस प्रकार इन चीजों को देखा नहीं गया है। ये देखने का नजरिया नया है और ये होना चाहिए। तो इन दोनों में जो मूल रूप से अंतर, अगर हम कविता के रूप में बात करेंगे तो इस विभेद को हटाकर बात करेंगे, और विभेद को जब रखकर बात करेंगे तो निश्चित रूप से तुलनाएं रहेंगी। उन तुलनाओं में जो कुछ बातें हमारे सुधीर सर ने इंगित की वो भी है, उसके साथ में ये जो सूक्ष्मता की बात है, सघनता की बात है, वो दोनों ही पक्षों में दिखाई देती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्त्री की कविता जो है, इसे अन्यथा न लिया जाए कि जो हमारे बहुत बड़े वर्ग में पुरुष जो कवि हैं उनका अध्ययन ज्यादा बेहतर है। तो अगर किसी कवि का अध्ययन, चिंतन, मनन गहरा है जी, कुछ संकेत आएंगे। यदि मानवीयकरण के अंतर्गत हम कविता को लेते हैं। जी जी, अनामिका जी से मैं जानना चाहता था, अभी नीरज जी ने स्त्री अनुभूति और पुरुष अनुभूति की बात की, तो स्त्री अनुभूति और पुरुष अनुभूतियां तो अलग अलग होती हैं। हमारे समाज का जो ढांचा है, दोनों के अपने अनुभव अलग हैं, दोनों के अपने प्यार पाने और प्यार करने के भी अनुभव अलग हैं। तो वो तो कविता में अलग अलग तरह से आएंगे ही। और क्या हमको इस अलग पने को भी देखना नहीं चाहिए जब हम कविताओं को देखते हैं? तो देखिए, समय के साथ कविताएं बदलती हैं तो स्त्री की अनुभूतियां भी बदलती हैं, जैसे पुरुषों की अनुभूतियां बदलती हैं। प्रेम कविताओं के साथ सबसे बड़ी दुर्गति पुरुष कवियों ने ये की है कि अपनी तमाम प्रबुद्धता, अपनी शिक्षा और अक्षर और विश्वविद्यालयों में अपनी पहली पहुंच के बावजूद उन्होंने इसके आत्मिक बौद्धिक स्वर को प्रेम में इंगित नहीं किया।
वे एक स्त्री की बौद्धिक चेतना और उसके चिंतन की जमीन से उपजी वैचारिकी को अपनी प्रेम कविताओं के केंद्र में नहीं ला पाए। अब मैं आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल इस तरह से दूंगी कि बोइंग 787 ड्रीम लाइनर वो रखी है, आप उसके रंग को, उसकी सफेदी को, उसके पंख को, उसकी पूंछ की प्रशंसा में दुनिया की सारी कलाएं, अपनी सारे ज्ञान को खर्च कर लें, लेकिन अगर आपको उसके इंजन और एयर फ्रेम की जानकारी नहीं है तो आप उसको चला नहीं पाएंगे। तो पुरुषों ने जब प्रेम में कदम रखा तो उन्होंने संपूर्णता के साथ नहीं रखा। मैं इसकी शिकायत करती हूँ। देह, मन, आत्मा और चिंतन, स्त्रियां अक्षर और विश्वविद्यालय तक तो देर से पहुंची, लेकिन जीवन और दुख ने उनके चिंतन की जमीन को बहुत उर्वर कर दिया था। उर्वरता ने उनमें एक वैचारिक और दार्शनिक आवृत्ति जोड़ी, जिससे वे करुणा, संवेदना आदि से जुड़ी। इसलिए औरतें न बालक की, न किशोर के, न युवकों के बलात्कार की घटनाओं में संलिप्त रहीं, न उन्होंने दंगा करके भरी हुई बसों को जलाया। तो संवेदना का यह स्तर उनके चिंतन से आया, उनके जीवन और दुख से आया। तो वो जीवन पढ़ रही थी जब लोग किताबों में उलझे थे। तो जब वह प्रेम कविताओं में उनका प्रादुर्भाव हुआ तो एक चिंतन की जमीन की पहले से उनके लिए तैयार थी। तो हम जब प्रेम कविताएं लिखते हैं तो वह देह तक भी जाती है, लेकिन आत्मा और चिंतन के स्वर से होती हुई या एक स्वतः स्फूर्त और बहुत नेचुरल तरीके, ऑर्गेनिक तरीके से होता है। लेकिन पुरुष, जब स्त्री किसी पुरुष से मिलती है तो उसके मनुष्य होने की संभावना से मिल रही होती है, लेकिन जब पुरुष किसी स्त्री से मिलता है तो वह उसके रंग, उसकी काया से भी परिचय कर रहा होता है। अगर ऐसा ना होता तो इतने साल से शिक्षा का और विश्वविद्यालय ज्ञान और किताबों की अनुभूतियों के बावजूद आज भी पारंपरिक विवाह में स्त्रियों की तस्वीरें नहीं भेजी जाती और लड़कियों को देखकर छांटा या उनका चयन नहीं किया जाता, जबकि विवाह का आधार प्रेम होना चाहिए। तो प्रेम का जो सबसे बड़ी संस्था थी, उसमें आपने देह को प्राथमिकता दी। तो ये कवि लेखक इसी समाज से आते हैं। तो जब ये प्रेम की अनुभूति लिखते हैं तो आपकी आंखों पर, आपके बालों पर, आपकी हाइट पर, आपकी उम्र पर चर्चा होती है और इनके बनाए प्रतिमानों पर दुनिया भर का व्यापार चलता है स्त्रियों को उस तरह से देखने, समझने और उस तरह से बनने के लिए। जबकि अगर इन प्रतिमानों को रैशनल कर दिया जाए और पुरुषों को इस कसौटी पर आंका जाए तो उनमें से ज्यादातर पुरुष तब तो प्रेम करने के योग्य ही नहीं रहेंगे। तो इस विमर्श में दोहरी चालाकी चली है। इन प्रेम कविताओं में विद्वता का ठेका लेकर या अपने को प्रबुद्ध बताकर आप प्रेम कविताओं में, ये हमारा अनुभव है जब हम लिख रही होती हैं, आप पर काया प्रवेश करते हैं। तो विनम्रता से इसे स्वीकारिए कि स्त्रियां जब अपनी अनुभूतियां लिखेंगी प्रेम में तो वो उतनी ही यथार्थपूर्ण होगी जब एक पुरुष के तौर पर अपनी अनुभूतियां लिखती है। हम आप पे विश्वास करते हैं, जब हम लिख रहे हों तो हमारी अनुभूतियों को भी उसी तरह से लिया जाए। जी सुधीर जी, एक चुनौती दे दी है डॉक्टर अनामिका ने कि जो पुरुष साहित्यकार हैं, लेखक हैं, कविवर्ग है, वो स्त्री कविताओं को दरअसल और स्त्री कविताओं के प्रेम को भी नहीं समझ पा रहा। स्त्री को ये हमेशा शिकायत रही कि पुरुष उसके प्रेम को समझ नहीं पाते हैं। तो कविताओं में जो प्रेम आ रहा उसको भी क्या हमारे पुरुष कवि समझ नहीं पा रहे हैं? वो अपनी विद्वत्ता के पैमाने पर ही प्रेम कविताओं को भी आंकना चाहते हैं। वो उसी तरह से अपनी प्रेम कविताओं को रचते भी रहे हैं, उसमें वो प्रेम, करुणा, संवेदना उस पैमाने पर नहीं है जैसा कि स्त्री की प्रेम कविता में होती है। देखिए, अनामिका जी ने बहुत सही बात की ओर संकेत किया है, उसको जो उन्होंने रेखांकित किया है। स्त्रियों के प्रति पुरुषों का जो नजरिया परंपरागत तौर पर रहा है सदियों का, वही नजरिया कहीं ना कहीं सारी प्रबुद्धता, सारी जागरूकता, सारी प्रगतिशीलता, सारी आधुनिकता के बावजूद उनकी कविताओं में कहीं ना कहीं व्यक्त होता है। स्त्री को जो दोयम दर्जे का अधिकार दिया गया है, या स्त्री की इयत्ता या अस्मिता या उसका व्यक्तित्व जिस तरह से सेक्स में या देह में या योनि में सिमट गया है, उसकी अनुगूंज या उसके अक्स
या उसका कहीं ना कहीं स्वर पुरुषों की कविताओं में आता है और पुरुष उससे बच नहीं पाते। मैं प्रायः बात कर रहा हूँ, सबके ऊपर लागू नहीं कर रहा हूँ, अपवाद भी हैं और कविताएं अच्छी या बुरी, चाहे वो प्रेम कविता हो या अन्य कविताएं हो, लिखी जा रही हैं। लेकिन स्त्रियों का प्रेम और पुरुष का प्रेम, जैसा कि लगातार कहा जाता रहा है, भिन्नता लिए हुए है। पुरुष का स्त्री को देखने का नजरिया देह से शुरू होता है, जबकि स्त्री के साथ ऐसा नहीं है। स्त्री प्रेम में गहरे डूबती है, देह से मुक्त होकर वो प्रेम की बात करती है। जैसे मैं इधर कुछ कविताएं जो उभर के आई हैं, जैसे मैं एक बहुत छोटी सी कविता ज्योति शोभा की कोट करना चाहूंगा। कृष्ण पक्ष की अर्धरात्रि गंगा किनारे तुम्हारी कथा सुनती हूँ। कृष्ण पक्ष की अर्धरात्रि गंगा किनारे तुम्हारी कथा सुनती हूँ। चिबुक मेरा तुम्हारे घुटनों पर है, चिबुक मेरा तुम्हारे घुटनों पर है और दृष्टि अंतरिक्ष के मेघ पर। चिबुक का घुटनों पर होना और दृष्टि का मेघ पर होना। जबकि अन्य एक हमने अरुण देव का जिक्र किया था, उनकी कविता कभी है तुम्हारी नदी में डूबता हूं। अब इसको आप किस नजरिए से देखेंगे ये आप ही तय करें। तुम्हारी नदी में डूबता हूं मैं सांझ की तरह। और एक अन्य कविता जिसका शीर्षक है अभिसार, वो कहते हैं एक भौरे की इच्छा है कि वो रहे तुम्हारी पंखुड़ियों में। एक भौरे की इच्छा है कि वो रहे तुम्हारी पंखुड़ियों में शव होने तक। तो जो देह की बात है, जो स्त्री के प्रति नजरिया है, वो हमारी कविताओं में, पुरुषों की कविताओं में आता है। और इस परंपरा से, इस मानसिकता से, इस माइंडसेट से, इस साइक से उबर कर ही पुरुष कवि भविष्य में और बेहतर और सशक्त और संप्रेषणीय कविताएं लिख सकेंगे। लेकिन उससे तत्काल मुक्त होना बड़ा मुश्किल है। यही वजह है कि पुरुषों की प्रेम कविताओं में स्त्री देह बार बार चाहे अनचाहे उभरती है और पुरुष कवि उससे मुक्त नहीं हो पा रहे। जी नीरज जी, अंत में आपकी एक छोटी सी टिप्पणी मैं चाहता हूँ कि जो स्त्री कविता और प्रेम की स्त्री कविता और पुरुष कविता में जो फर्क अभी इस बातचीत से उभर कर सामने आया है, देह का और मन का, विद्वत्ता का और करुणा और संवेदना का, ये एक खास तरह से रेखा खींच रहा है दोनों के बीच में। क्या ये रेखा सही है? हो सकता है कि दोनों तरफ कुछ कवि कवियत्री रेखा को लांघते हो, लेकिन मोटे तौर पर यही विभाजन है। देखिए रेखा बहुत हाँ बोलिए नीरज जी, बोलिए। नीरज जी से जी 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 असल में प्रेम इस सृष्टि की एक अद्भुत घटना है। वो घटित होती है, उसे घटाया नहीं जा सकता है। ये सायास घटित होती है। अगर वो सायास नहीं है तो वो आकर्षण है, प्रेम नहीं है। प्रेम के अलावा कुछ और शब्द हो सकता है। तो जो प्रेम घटित होता है वो अद्भुत होता है, अलौकिक होता है। इसी प्रकार जो कविता की रचना होती है वो भी इसी इर्द गिर्द होती है कि वो अपने आप होती है, सायास घटित होती है। कोई प्रेम कविता लिखने के बहाने प्रेम कविता नहीं लिखता है। तो निश्चित रूप से स्त्री है या पुरुष है, दोनों के मन में जो प्रेम जागृत होता है, जिसे हम असल प्रेम कहते हैं, वो अलौकिक घटना है और कविता रचना भी अलौकिक घटना है। इस प्रकार की जो सीमाएं हैं, इस प्रकार के जो बंधन है, जो इस चर्चा से बिंदु उभर कर आए हैं, उन पर भी हमें गौर करना चाहिए। कुछ हद तक ऐसी मान्यताएं, बातें हैं। मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूँ कामायनी का उदाहरण। उसमें हृदय और मस्तिष्क के समन्वय की बात की गई है। तो जब वहां भी 3 प्रकार के कोण लेकर प्रसाद जी ने बहुत सुंदर रचना की, उस रचना से भी इस प्रेम को परिभाषित किया जा सकता है। तो कुछ प्रेम जो है वो दिमाग का होता है, कुछ मन का, हृदय का होता है। तो जो हृदय का प्रेम है, जो स्थायी प्रेम है, जहां गणित नहीं है, वही प्रेम है। अगर गणित स्त्री की तरफ से है या पुरुष की तरफ से है तो वो दोनों ही तरफ से हो सकता है गणित। तो जहां गणित नहीं है प्रेम में, वो प्रेम सच्चा है। मैं इसको इस रूप में लेता हूं। जी,
अंत में अनामिका जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मुझे लगता है जो अभी नीरज जी ने कहा कि प्रेम घटित होता है, ये पुरुषों की दुनिया में बार बार घटित होता रहता है, क्योंकि पुरुषों के आकर्षण का कोई लिमिटेशन नहीं है। वो लगातार नए नए प्रेम की तलाश में रहता है। तो ये जो प्रवृत्ति है पुरुष की और महिलाओं की जो प्रवृत्ति है, जिसमें वो इस तरह से नहीं प्रेम करती रहती है जो बार बार उस जीवन, ये फर्क भी है क्या? देखिए, मैं एक बात यहाँ साफ कर देना चाहती हूँ कि जहाँ कुछ लोग लिंग के मामले में हाइपर सेंसिटिव होते हैं, उनको आप प्रेम कविताएं दे दें, विमर्श की कविताएं दे दें या किसी भी तरह की कविताएं दे दें, उसमें वो रचनाकार के जेंडर अप्रोच को ढूंढ ही लेते हैं और जेंडर डिस्कोर्स की संभावनाओं को खोज ही लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों में ये लैंगिक दीवार जो है वो लगभग उनकी वैचारिकी और व्यवहार में ढह चुकी होती है। तो वो जब किसी कविता को पढ़ रहे या लिख रहे होते हैं प्रेम कविताओं को, तो उसके केंद्र में मनुष्यता और करुणा होती ही होती है। और यह बहुत सी स्त्रियों में और बहुत से पुरुषों की कविताओं में ये उभर कर सामने आती है। उन्हीं कविताओं को मैं अच्छा मानती हूँ। मैं आपको छोटी छोटी 2 कविता की 1-2 पंक्तियां सुनाती हूँ। 2 प्रेम कविताएं 2 भिन्न भाषाओं की एक चांदनी रात में भाग गई, तोड़कर उस बैसिटल को जो वाक्य विन्यास का प्रत्यक्ष तौर पर अभेद्य किला था। अरे वाह, दूसरी क्या कविता बात। की 4 लाइन है। हम आपस में दूरी बनाकर प्रेम की रक्षा करते हैं। चूंकि हम कवि हैं और शब्द नहीं है पर्याप्त, हम निकट अजनबी बन गए। अब ये 2 कविताओं की 4-4 पंक्तियां मैंने आपको सुनाई। आप बता पाएंगे कि किसी स्त्री ने लिखा और किसी पुरुष ने लिखा, या ये किस वर्ग से आते थे? आप नहीं बता पाएंगे। यही एक विमर्श और एक चिंतन और एक वैचारिकी जब आप में विकसित हो जाती है एक कवि के तौर पर, एक रचनाकार, एक कलाकार के तौर पर, तो उसमें लैंगिक विभेद इंगित कर पाना मुश्किल हो जाता है। और ऐसे समाज की कल्पना के कारण ही पूरा का पूरा बुद्धिजीवी वर्ग पठन पाठन लेखन और तरह तरह की गतिविधियों से जुड़ा है। यही एक सपना है जिसको साकार करने की ओर कविता भी कदम बढ़ा रही है। तो ऐसे पुरुष और स्त्री हैं जिनकी कविताओं में आप लैंगिक विभेद कर पाने में अक्षम हो जाएंगे। तो इसमें अपवाद नियम नहीं बनाते, और जो अभी रवायत है मेरे वक्तव्य उसी बात की चर्चा कर रहे थे। और पुरुषों और स्त्रियों के संदर्भ में जो समर्पण, स्त्रियों के समर्पण और एक निष्ठता की जो चर्चा होती आई है, तो उसमें जब किसी नियम की स्थापना होती है तो उसका टूटना तय होता है, और यह पुरुषों के संदर्भ में बिल्कुल विपरीत हो जाती है। तो इस नियम की तो कोई प्रासंगिकता और अब बची है नहीं। लेकिन हाँ, स्त्रियां देह के लिए प्रेम नहीं करती, उन्हें प्रेम होता है और उस क्रम में, संपूर्णता के क्रम में बाकी की चीजें आती जाती हैं। और जिस पुरुष को बार बार प्रेम होता है और बार बार देह की आवश्यकता होती है, उसके लिए एक शब्द हिंदी में कामांध है, वो स्त्री के लिए भी हो सकता है और पुरुषों के लिए। उसकी तुलना आप प्रेम से या प्रेम कविताओं से आप नहीं कर सकते। प्रेम अलग चीज है और देह की इच्छा अलग चीज है, और दोनों का सम्मान है। दोनों में लड़कियों के भी कहन, उनकी भी इच्छाओं का सम्मान होना चाहिए, पुरुष के भी कहन और इच्छाओं का सम्मान होना चाहिए। यह एक साहचर्य है, ये प्रतिद्वंदियों की लड़ाई नहीं है, और कविता उसी के रास्ते तलाश रही है। बहुत खूब, बहुत खूब अनामिका जी, आपने बहुत कायदे से चीजों को रख दिया है सामने सामने, स्त्री और पुरुष के प्रेम को भी और उनकी प्रेम कविताओं को भी। और अगर प्रेम कविता लैंगिक विभेद को लांघना चाहती है तो उसे कहाँ जाना पड़ेगा, ये भी आपने साफ कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस बहुत ही निहायत प्रेम से भरी चर्चा के लिए आप सबका, आप सभी प्रेमी जनों का धन्यवाद।
वैष्णव जन किसे कहा जाए, इसकी व्याख्या गांधी जी की प्रार्थना सभाओं में गाए जाने वाले एक भजन में बखूबी की जा चुकी है। लेकिन क्या बात है कि ये सवाल बार बार उठ रहा है और ये बताने की भी ज़रूरत पड़ रही है कि जो लोग हिंसा और नफरत में शामिल हैं उन्हें वैष्णव नहीं कहा जा सकता है। जाने माने संस्कृति कर्मी और कवि अशोक वाजपेयी आज अपने स्तंभ दूसरी आवाज़ में इन्हीं प्रश्नों पर बात कर रहे हैं। नमस्कार। दूसरी आवाज में इस बार मैं जिस विषय पर बात करना चाहता हूं वो है वैष्णव जन कौन है। आपको में से कुछ को याद होगा कि गांधी जी का वह प्रिय भजन था, वैष्णव जन तो तेणे ने कहिए, नरसिंह मेहता की रचना। पिछले सोमवार इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के पुस्तकालय में इसी विषय पर एक परिचर्चा आयोजित की। अब वैष्णव जन कौन है, ये सवाल इस समय क्यों उठ रहा है? इसलिए उठ रहा है कि बहुत सारे लोग धर्म के नाम पर कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो बड़ा बेढब और कई बार हिंसक और आक्रामक, अक्सर अभद्र और एक तरह की भय उपजाने वाली मानसिकता का परिणाम है। वैष्णव जन पर विचार करने के पहले हमको दो और चीजों पर को ध्यान में रखना चाहिए जो भी गांधी जी से ही संबंधित है। एक तो प्रार्थना सभा, जो उन्होंने एक तरह से एक नया आविष्कार किया था, मैं उस पर अभी आता हूं। और दूसरा उनका प्रिय भजन रघुपति राघव राजाराम। उसकी एक पंक्ति है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। अब गौर करें कि यहां सन्मति की मांग की जा रही है, सद्गति की या मुक्ति की या किसी तरह के आत्मबोध की नहीं। और ये सन्मति क्या है कि ईश्वर अल्लाह ये तेरे ही दो नाम है। तो प्रार्थना सभा में क्या होता था और वो आज भी होती है। गांधी जी ने तो सेवाग्राम 1946 में छोड़ दिया, लेकिन आज तक हर दिन सुबह शाम प्रार्थना सभा होती है। और उस प्रार्थना सभा में तब भी क्या होता था, आज भी क्या होता है, सब धर्मों से पाठ होता है। उपनिषद और गीता से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, ईसाईयत से, इस्लाम से, यहूदियों के धर्म ग्रंथ से और पारसियों की। ऐसी कोई प्रार्थना सभा संसार में कहीं नहीं होती जिसमें सब धर्मों से, इतने सारे धर्मों से एक साथ पाठ होता। इस पाठ की विशेषता ये है मेरे हिसाब से कि गांधी जी ने इससे एक धर्म संसद बनाई और इस धर्म संसद में सबको समान जगह दी। दूसरी बात, ये एक तरह की सन्मति सभा थी जो ये पहचानने की कोशिश थी कि सब धर्मों में जिस ईश्वर की कल्पना की गई है वो समान है। अब हम लौटें उस भजन की ओर। उसकी मुखड़े में ही ये कह दिया गया है कि
वैष्णव जन तो तेणे रे कहिए, जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन वो है जो दूसरे की पीड़ा को समझता है। उसकी अगली पंक्ति है, पर हित में उपकार करे तो मन अभिमान न आने। दूसरी पंक्ति ये कहती है कि वो परहित में वैष्णव जन जो कुछ भी करता है उसको लेकर कोई अभिमान नहीं करता। तो वैष्णव जन के दो गुण प्रमुख हैं, पर पीड़ा का बोध और परहित में सचेष्ट होने का उपक्रम। यानी वो वैष्णव जन नहीं हो सकता जो दूसरों की पीड़ा न समझे, और वो भी नहीं हो सकता जो परहित में कुछ न कुछ करने की चेष्टा न करे। और वर्जनाएं क्या है? कम से कम 3 है। एक तो ये कि वो अभिमान न करे कि उसने दूसरे की कोई मदद की। दूसरा ये कि निंदा न करे। और तीसरा ये कि असत्य न बोले। अब अगर वैष्णव जन की ये परिभाषा है, यानी एक धार्मिक व्यक्ति की, एक हिंदू धार्मिक व्यक्ति की, एक हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्ति की ये परिभाषा है, ये गांधी जी ने सिर्फ दोहराई है, उन्होंने दी नहीं है। वो तो नरसिंह मेहता नामक संत ने सदियों पहले दी थी। तो ये परिभाषा के हिसाब से क्या आज जो लोग धर्म के नाम पर हिंसा, हत्या, अत्याचार, अन्याय, बलात्कार, बुलडोजर चला रहे हैं, वो वैष्णव जन है? दूसरी बात, वो वैष्णव जन नहीं है और वो धर्म विरोधी भी है। तीसरी बात, अगर वैष्णव जन होने में धर्म हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, तो हमें पूजा घर, पूजा अर्चा, प्रार्थना इत्यादि के अनुष्ठानों में, मंदिर मस्जिद के अनुष्ठानों में बंधे हुए धर्म नहीं चाहिए। हमें एक सामाजिक धर्म चाहिए जो सबकी स्वतंत्रता का सम्मान करे, सबको समता देने की मांग करे और सबको न्याय दिलाए। इस बात को दोहराने की जरूरत है कि अगर हम एक अशांत और धार्मिक और सांप्रदायिक रूप से कट्टर और असहिष्णु व्यवस्था नहीं बनना चाहते हैं, तो हमें वैसा वैष्णव जन होना पड़ेगा जिसकी परिकल्पना हमारे एक संत कवि नरसिंह मेहता ने और हमारे समय के संभवतः सबसे बड़े भारतीय महात्मा गांधी ने की थी। जाने माने व्यंग्यकार ज्ञान चतुर्वेदी आज ऊटपटांग सवालों से निकली विचित्र उपमाएं लेकर आए हैं। वे देशभक्ति के नाम पर तिकड़मों और मौका परस्ती के मिश्रण और उससे पैदा होने वाले खतरों को रेखांकित कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं उनका स्तंभ ना काहू से बैर। आज हम ऊट पटांग उपमाएं देते हैं और ऊट पटांग प्रश्न निकालते हैं। एक अलग सा प्रयोग है व्यंग्य रचना का, जरा सुनिए, मजेदार है। जरा सन उन उपमाओं पर ध्यान दीजिएगा जो मैं बना रहा हूं। सुनिए। किसी महापुरुष के श्री चरणों की एक मुट्ठी धूल मिल जाए, उसमें एक तसला भर राजपथ की धूल मिट्टी मिला दें, फिर सरकारी नल का पानी डालकर इसे गूंथा जाए तो उससे
जो बेपेंदी का मिट्टी का लौंदा तैयार होगा उसी मिट्टी के बने हैं वे। उन्होंने एक मुट्ठी धूल, धरती की धूल, अपनी मात्र भूमि की धूल का वास्ता देते हुए पूरा जीवन निकाल दिया। इसी धूल के नाम पर वे 3 बार मंत्री बने, 4 बार चुनाव जीते, 10 बार पिटते हुए बचे और हर बार जेल जाते आते रह गए। दरअसल उनकी पार्टी में एक महापुरुष के चरण कुछ देर को पड़े थे, बस वहीं की मिट्टी खोद लाए हुए। जैसे कांग्रेस में गांधी जी वाला गड्ढा तो आपने देखा ही होगा कि जिसकी मिट्टी आज भी चुनावी राजनीति के लिए मुफीद मानी जाती है। हालांकि उसमें गांधीवाद बहुत गहरे दफन हो गया है, बट ठीक वैसे ही गड्ढे हैं हर पार्टी में किसी न किसी महापुरुष के चरणों के, जहां से मिट्टी खोद खोद के पार्टीजन अपना स्थान बनाते हैं। अब एक और आगे बढ़िए, एक और उपमा सुनिए कि अवसरवाद की गोंद का एक पेड़, गोंद का पेड़ होता है, और अपने नीच इरादों का मजबूत घड़ा लेकर कोई आए और तिकड़मों की चाकू से छील छील कर वो यहाँ वहां से गोंद निकालकर घड़े में धरकर उस पर जोड़ तोड़ का कपड़ा बांधकर सिद्धांतों की कुठरिया में धर दे और फिर अवसर पाकर किसी भी कुर्सी पर इसी गोंद को चुपड़ कर वो बैठ जाए, ऐसा बैठा करते हैं वो। फिर वो उठते नहीं, उठते हैं तो कुर्सी साथ उठती है। पिछवाड़ा कहाँ समाप्त होता है और कुर्सी कहाँ से शुरू होती है पता ही नहीं चलता। सीमलेस जॉइंट जैसा बनता है। फिर वे गोंद की हड्डियां भी साथ ही रखते हैं। पकड़ कमजोर हुई और निकालकर और चुपड़ लेते हैं। समर्थन की गोंद, जोड़ तोड़ की हड्डियां की गोंद, कुर्सी के लिए बना शरीर, सत्ता में घुसी आत्मा, कुर्सी से हटाओ तो चमड़ी वहीं चिपकी हुई रह जाए। एक और उपमा सुनिए, गांधी जी की लाठी के 4 टुकड़े किए जाए और उससे कुर्सी के 4 पाए बनाए जाए और फिर इस गांधीवादी कुर्सी में पुलिस की लाठी के भी 4 टुकड़ों की एक पीठ बनाई जाए, उसकी पीठ लगा दें और फिर इस कुर्सी को गांधी जी के चरखे पर कते सरकारी सूत से इस कुर्सी को बुनकर और उस पर फिर एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के फोम की गादी धरकर अंततः निर्मम सत्ता की जो तथाकथित सरबराह बैठक बने, जो कुर्सी बने, उसी पर विराज कर मुस्का रहे हैं वे बहुराष्ट्रीय किस्म की देशभक्ति में सने नेताओं की गिरफ्त में है यह देश आजकल। एक और सुनिए कि तिरंगे से चक्र चुराकर कोई अपने राजनीतिक ठेले में पहिए की जगह उसे लगा ले, देशभक्ति की चाल में अपना ठेला ढकेले, परंतु उसी ठेले पर उसी तिरंगे का या तो बस एक कलर कोई ले ले, या तो बस केसरिया या फिर केवल हरा, और बेबस देश के हाथ में बस तिरंगे का श्वेत रंग रह जाए, जिससे आत्मसमर्पण वाला सफेद झंडा बनाकर देश के समस्त समझदार इस सांप्रदायिक ठेले के सामने नतमस्तक हो जाएं, ऐसा चाहते हैं। तिरंगे के सारे रंगों को यदि ये सांप्रदायिक शक्तियां यूं ही बांट लेंगी तो हमें तो तिरंगे के गुम हो जाने का डर है, पर वे न डरते हैं ना परेशान होते हैं। उनके रंग का तिरंगा झंडा लहराता रहे, तिरंगे की बस ऐसे ही। और आखिरी चीज 26 जनवरी का दिन हो और देश इसे गणतंत्र दिवस न मानकर बस एक गजटेड हॉलीडे माने, पिकनिक पर जाकर तमोला खेले, शहीदों को विसरा दे, और 15 अगस्त अगर सोमवार को पड़ रहा हो तो देशभक्त नागरिक के कैजुअल लीव और संडे मिलाकर पति पत्नी के साथ ससुराल जाने का शुभ अवसर मानकर स्वतंत्रता दिवस का स्वागत करें। ऐसी मानसिकता वाले दिन है ये। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस अब मात्र एक गजटेड छुट्टी है और देशभक्ति मात्र पैसा कूटने का एक अचूक अवसर। वे स्वयं इन दिनों की पैदाइश हैं या ये दिन इनके द्वारा पैदा किए गए हैं, पता नहीं चलता। बल्दियत के दिलचस्प प्रश्न इनको देखकर उठते हैं, बड़े ऊटपटांग प्रश्न उठा करते हैं मेरे मन में इन दिनों, बड़ी ऊटपटांग उपमाएं निकलती हैं, कभी सोचो तो घबराहट सी होती है। धन्यवाद।
सुपरिचित कवि और अनुवादक उज्ज्वल भट्टाचार्य लंबे अरसे से विश्व प्रसिद्ध कवि बर्तोल्ट ब्रेख्ट की कविताओं पर काम कर रहे हैं। उनके द्वारा ब्रेख्ट की जर्मन से हिंदी में अनुदित कविताओं का एक संकलन प्रकाशित हो चुका है और दूसरा शीघ्र ही प्रकाशित होने जा रहा है। ताना बाना के आग्रह पर वे ब्रेख्ट की कविताओं पर एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। इस श्रृंखला में वे ब्रेख्ट की कविताओं का पाठ भी करेंगे और उन पर टीका टिप्पणियां भी। पेश है पहली कड़ी। नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत और आभार सत्य हिंदी और उसके कार्यक्रम ताना बाना के प्रति कि ब्रेख्ट की कविताओं के साथ, बर्तोल्ट ब्रेख्ट की कविताओं के साथ आपसे मुखातिब होने का मौका मिल रहा है। काफ़ी समय से ब्रेख्ट की कविताओं के अनुवाद से मैं जुड़ा हुआ हूँ और उनकी 101 कविताओं के अनुवाद का एक संग्रह भी आ चुका है। आज के इस कार्यक्रम के लिए मैंने 2 आत्मकथा मूलक कविताएं चुनी हैं जिसमें अपने अंदर झांकने के साथ साथ अपने समय पर दृष्टिपात भी शामिल है। समाज की विसंगतियों को देखने की कोशिश भी शामिल है और सबसे बड़ी बात कि विषय का जो ट्रीटमेंट है उसमें विरोधाभासों को सामने लाने की कोशिश है, द्वंद्वात्मकता का तत्व है। तो प्रस्तुत है उनकी कविता बेचारे ब के बारे में। ब यानी बर्तोल्ट ब्रेख्ट। बेचारे ब के बारे में। मैं बर्तोल्ट ब्रेख्ट हूँ, श्वार्ट्सवाल्ड के जंगली इलाकों का। मेरी माँ मुझको ढो कर लाई शहर में जब मैं उसके पेट में था, और जंगलों की सर्दी मौत तक मेरे अंदर होगी हर पहर में। कोलतार का शहर बसेरा मेरा, शुरू ही से चलते रहे सारे पवित्र क्रियाक्रम, अखबार हो या तंबाकू या जलती शराब। शक्की हूँ और आलसी और संतुष्ट परम। लोगों से मैं पेश आता दोस्ती से, पहनता हूँ तना हुआ एक हैट जो उनका रिवाज है भी। कहता हूँ खास गंधाते जानवर हैं, और कहता हूँ कोई बात नहीं, हूँ मैं भी। अपनी आराम कुर्सियों पर सुबह सुबह बैठा लेता हूँ कुछ औरतों को अपने साथ। देखता हूँ बेफिक्र उन्हें और कहता हूँ ऐसा कि रच नहीं सकती सपने साथ। जुटाता हूँ शाम को फिर पुरुषों का मजमा, एक दूसरे को कहते हम श्रीमान तब। फैलाते हैं टांग व मेरी मेज़ों पर, कहते हैं दिन बेहतर होंगे, मैं पूछता नहीं कब। पौ फटती जब चीड़ मूतते भुरहरे में, छिछोरे पंछी शुरू करते हैं चिल्लाना। खाली करता उसी घड़ी में जाम अपना, फेंक तमाकू चाहता बेचैन सो जाना। एक छिछली नस्ल की मानिंद बैठे रहे हम, भवनों में ऐसे जो अटूट कहलाते। ऐसे ही हमने भवन बनाए मैनहट्टन द्वीप पर, और पतले एरियल जो अटलांटिक सागर को बहलाते। इन शहरों में बची रहेगी जो उनसे होकर गुजरी हवा। खुश करे घर पेटू को, छोड़ा उसने कुछ नहीं। हमें पता है हम भी हैं दरमियानी सिर्फ, और जो हमारे बाद आएगा उसकी भी कोई पूछ नहीं। भूचाल के वक्त जो आएंगे
उम्मीद है मुझे, सिगार अपना बुझने न दूंगा कटुता के साथ, मैं बेर्तोल्ट ब्रेख्ट कोल्तर के शहर में फेंका हुआ काले जंगल के इलाके से मुद्दत पहले अपनी माँ के साथ। यह जानना भी दिलचस्प होगा कि ये कविता 1922 में लिखी गई, यानी ब्रेख्ट की उम्र उस वक्त 24 साल की थी। और अब दूसरी कविता, जिसे एक घोषणा पत्र या ब्रेख्ट की वसीयत के रूप में देखा जा सकता है। ये कविता 1934 से लेकर 1938 तक 4 सालों के दौरान लिखी गई है। 3 हिस्से हैं इस कविता के। और यानी उस वक्त ब्रेख्ट की उम्र थी 36 से लेकर 40 के बीच। एक समस्या है इस कविता के शीर्षक के साथ। ब्रेख्ट की कविताओं का अनुवाद करने वालों ने, लगभग सभी ने इस कविता का अनुवाद किया है। अलग अलग नाम उन्होंने दिए हैं। धर्मवीर भारती के अनुवाद में इसका नाम है आगतों के प्रति। आने वाली पीढ़ियों के नाम कुछ अनुवाद में है। कभी इसे अनुजों के लिए या अनुजों के प्रति कहा गया है। मेरे संग्रह में इसका नाम है आने वाली पीढ़ियों से। मुझे ये पसंद नहीं, क्योंकि जर्मन नाम है an die Nachgeborenen। Nachgeborenen का मतलब होता है जिसका जन्म मेरे बाद में हुआ। उत्तर जन्मा कहा जाता है, एक शब्द जो मुझे पसंद नहीं है। शायद अनुज पीढ़ियों के नाम देखा जाएगा। फिलहाल कविता सुनिए। ये कविता 3 हिस्सों में है। आने वाली पीढ़ियों से। 1, सचमुच मैं एक अंधेरे वक्त में जीता हूं। सीधा शब्द निर्बोध है, बिना शिकन पड़ा माथा, लापरवाही का निशान, हंसने वाले को खौफनाक खबर अभी तक बस मिली नहीं है। कैसा है ये वक्त कि पेड़ों की बातें करना लगभग जुर्म है, क्योंकि उसमें कितनी ही दरिंदगियों पर खामोशी शामिल है। बेफिक्र सड़क के उस पार जाने वाला अपने दोस्तों की पहुंच से बाहर तो नहीं चला गया जो मुसीबत ज़दा है। ये सच है, कमा लेता हूं अपनी रोटी अभी तक, पर यकीन मानो ये सिर्फ संयोग है। चाहे कुछ भी करूं, मेरा हक नहीं बनता कि छक कर पेट भरूं। संयोग से बच गया हूं, किस्मत बिगड़े तो कहीं का न रहूं। मुझसे कहा जाता है तुम खाओ पियो, खुश रहो कि ये तुम्हें नसीब है। पर मैं कैसे खाऊं, कैसे पीऊं, जबकि अपना हर कौर किसी भूखे से छीनता हूं और मेरे पानी के गिलास के लिए कोई प्यासा तड़प रहा हो। फिर भी मैं खाता हूं और पीता हूं। चाव से मैं ज्ञानी बना होता। पुरानी पोथियों में लिखा है ज्ञानी क्या होता है। दुनिया के झगड़े से अलग रहना और अपना थोड़ा सा वक्त बिना डर के गुजार लेना, हिंसा के बिना भी निभा लेना, बुराई का जवाब भलाई से देना, अपने अरमान पूरा न करना बल्कि उन्हें भूल जाना, ये समझे जाते हैं ज्ञानी के तौर तरीके। ये सब मुझसे नहीं होता। सचमुच मैं एक अंधेरे वक्त में जीता हूं। 2, शहरों में मैं आया अराजकता के दौर में, जब वहां भूख का राज था। इंसानों के बीच में आया बगावत के दौर में और उनके गुस्से में शरीक हुआ। ऐसे ही बीता मेरा वक्त जो मुझे इस धरती पर मिला हुआ था। जंगों के दरमियान मुझे रोटी नसीब हुई,
कातिलों के बीच मुझे डालने पड़े बिस्तर। प्यार के साथ पेश आया मैं लापरवाही से, और कुदरत को देखा तो बिना सब्र के। ऐसे ही बीता मेरा वक्त जो मुझे इस धरती पर मिला हुआ था। मेरे वक्त में सड़कें दलदल तक जाती थी। जुबान ने मेरा भेद खोला जल्लादों के सामने। शायद ही कुछ कर पाया मैं, पर हुक्मरानों को राहत मिलती है मेरे बिना, ये उम्मीद तो थी। ऐसे ही बीता मेरा वक्त जो मुझे इस धरती पर मिला हुआ था। ताकत नाकाफी थी, मंजिल दूर कहीं दूर थी, साफ साफ दिखती थी, हालांकि शायद ही मेरी पहुंच के अंदर थी। ऐसे ही बीता मेरा वक्त जो मुझे इस धरती पर मिला हुआ था। 3 तुम, कभी तुम जब इस ज्वार से उबरोगे जिसमें हम डूब गए, याद करना जब तुम हमारी कमजोरियों की बात करो, उस अंधेरे वक्त की भी जिससे तुम बचे रहे। हमें तो गुजरना पड़ा जूतों की तुलना में कहीं ज्यादा मुल्क बदलते हुए, वर्गों के बीच युद्ध से होकर लाचार, जब वहां सिर्फ अन्याय हुआ करता था पर गुस्सा नहीं। हालांकि हमें पता तो है कमीनेपन से, नफरत से भी चेहरा तन जाता है। नाइंसाफी के खिलाफ गुस्से से भी आवाज भर्रा सी जाती है। हाय रे हम जो जमीन तैयार करना चाहते थे बंधुत्व के लिए, बंधु तो हम नहीं बन सके। पर तुम, जब वो वक्त आवे कि इंसान का मददगार हो, याद करना हमें थोड़ी समझदारी के साथ। संदेश के अलावा इस कविता में ट्रीटमेंट, कैसे चीजों को पेश किया गया है, यह भी बेहद दिलचस्प है। उसकी द्वंद्वात्मकता, विरोधाभासों के साथ और उनके जरिए चीजों को पेश करना, मैं समझता हूं ब्रिस्ट की कविताओं की यह एक खासियत है। ये कविता, जैसा कि मैंने कहा, 1934 से 38 के बीच लिखी गई है। उनकी उम्र जब 36 से 40 साल के बीच थी। अगली बार जब ब्रिस्ट की कविताओं की चर्चा का मौका मिलेगा, उनके इस ट्रीटमेंट, उनके तरीके के बारे में हम बात करेंगे, और हो सकता है इस कविता का भी उसमें जिक्र आए। तब तक के लिए आज ताना बाना में बस इतना ही। आज का अंक आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहता है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें tanabana@sathhindi.com पर भेज सकते हैं। और अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले रविवार को रात 9 बजे मैं फिर हाजिर हूँगा ताना बाना के एक और अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।